आप लोग किस तरह से ऐसे ट्रेन कर सकते हो जिसके रिजल्ट में आपके मसल्स भी इंक्रीज होंगे एंड उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। सो जिम के अंदर अब आप एक ऐसा प्राणी बन जाओगे जिसके पास ताकत भी है एंड दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज आप एक्चुअल में कर सकते हो, बस कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। हम लोग सबसे पहले एक स्केल बना देते हैं जिसके अंदर एक साइड ऑफ द स्केल हम लोग 0% स्ट्रेंथ लिखते हैं एंड दूसरी साइड हम लोग 100% स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। अगर आप अपनी 100% स्ट्रेंथ यूज करोगे कोई भी एक्सरसाइज में तो फिर उसमें आप 1 रेप मैक्स लगाओगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हो जिसके अंदर आपने 100 kg बार के ऊपर लगाया हुआ एंड वो आपकी 100% स्ट्रेंथ है, तो फिर आप सिर्फ एक रैप लगा पाओगे 100 kg से एंड तब आप अपनी 100% स्ट्रेंथ यूज कर रहे होंगे एंड इस केस के अंदर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको मसल्स एंड स्ट्रेंथ साथ में इंक्रीज करना है तो फिर आपको स्केल में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सो अगर आप 80 to 90% ऑफ द स्ट्रेंथ यूज करोगे तो फिर आप अराउंड 5 to 10 रेपिटेशंस लगा पाओगे 100 kg से बेंच प्रेस के अंदर। एंड अगर आप 5 to 20 रैप रेंज परफॉर्म करते हो कोई भी एक्सरसाइज में तो फिर आपके मसल के अंदर आप सक्सेसफुली हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर सकते हो एंड इसके रिजल्ट में आपके मसल्स इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल आप सारी एक्सरसाइजेज में फॉलो करो। जब आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन करो तब अच्छा यही रहेगा कि आप नॉर्मल रेंज में परफॉर्म करो अपने रिपीटेशंस, लाइक 8 to 15 रैप रेंज के अंदर आप फेलियर तक पहुंच जाओ। अगर उससे कम रैप्स आप परफॉर्म करोगे बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस में तो फिर हाइपरट्रॉफी क्रिएट होने के चांसेस थोड़ा सा डिक्रीज हो सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो फिर आप बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट के अंदर इस तरह से सिर्फ 5 to 6 रैप्स लगा सकते हो एंड उसके रिजल्ट में आपके मसल्स भी इंक्रीज होंगे एंड आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होंगे। मुझे पता है कि आपको सारी एक्सरसाइजेस में ज्यादा वेट्स उठाना है, लेकिन उसका आंसर भी यही है कि आपको जितने हो सके उतने कम रैप्स परफॉर्म करने होंगे, लेकिन उसकी टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए। अब इसके अंदर कैच ये है कि जब आप बहुत कम रैप्स परफॉर्म करते हो तब आपका ये मेन गोल भी बन जाता है ऑटोमेटिकली कि आपको जल्दी से वेट को ऊपर लेकर जाना होगा, जल्दी से वेट को नीचे लेकर आना होगा ताकि आप एक्चुअल में रिपीटेशंस परफॉर्म कर पाओ। एंड वेट को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल बन जाता है जब आप सिर्फ 4 या 5 रैप से परफॉर्म करते हो। इवन दो आप अपनी स्ट्रेंथ को 100% से यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप रैप्स बहुत कम परफॉर्म करते हो तो फिर आप माइंड मसल कनेक्शन इतना अच्छा नहीं बना पाओगे, जिसके रिजल्ट में आपके मसल्स कुछ खास इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी इंक्रीज हो सकती है। सो आप एक चीज कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको सबसे पहला, और अगर आप चाहो तो फिर पहले 2 सेट के अंदर आप ऑल आउट जा सकते हो, लाइक सिर्फ 3 to 4 रैप्स लगा सकते हो एक्सरसाइजेस के, जिसके रिजल्ट में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी इंक्रीज होगी। एंड फिर बाकी के जो 2 या 3 सेट्स रिमेनिंग होंगे उस सेट्स के अंदर आप एक नॉर्मल रेंज परफॉर्म कर सकते हो, लाइक 12 to 15 रैप्स के अंदर आप फेलियर तक पहुंच सकते हो उस एक्सरसाइज के अंदर। इस 2 या 3 सेट्स के अंदर आप अपनी मसल हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज कर रहे हो, सो आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी एंड मसल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। जब भी आप स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले उस एक्सरसाइज में लाइटर वेट से वार्म अप करो, ताकि जो भी मसल एंड जो भी जॉइंट्स को आप ट्रेन करने वाले हो वो अच्छे से वार्म हो जाए। अगर आपके मसल्स एंड जॉइंट्स कोल्ड होता है एंड आपने लाइट वेट से पहले प्रैक्टिस नहीं की होती तो फिर इंजरी के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर आप एक हार्डकोर एथलीट हो जो थोड़ा सा पागल है एंड आपको डायरेक्टली ज्यादा वजन उठाना है एंड वही आपका मेन गोल है, तो आप अपने मेन गोल को भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपके मसल्स वार्म होते हैं तब वो ज्यादा वजन भी उठा सकते हैं। सो हर एक एंगल से आप ये देखोगे तो फिर आपके फेवर में ही वर्क करेगा। ये मेरा तीसरा वार्म का सेट है जो मैं 40 kg से लगा रहा हूँ। चार रेपिटेशंस मोर देन इनफ होंगे। जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की ट्राई करते हो तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको एक्चुअल में नंबर्स पता हो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितना वेट्स उठाए थे इसके पहले के सेशन में एंड उन वेट्स में आपने कितने रिपीटेशंस लगाए थे, तो फिर आप किस तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे। तो आप कह सकते हो कि आपको बस ये याद रह जाता है कि आपने कितने वेट्स एंड कितने रिपीटेशंस लगाए थे, लेकिन वो एक एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं हो सकता।
आपको एक्चुअल में डायरी में लिखना होगा कि पिछले सेशन में आपने क्या किया था, इस सेशन में आप कितने वेट्स एंड कितने रिपीटेशंस लगा रहे हो, एंड लिटरली सिर्फ 1 से 2 मिनट लगती है। इसलिए वर्कआउट्स को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअल में उनकी स्ट्रेंथ बस थोड़ी धीरे इंक्रीज़ हो रही होती है, जो परफेक्टली नॉर्मल है। एंड अगर आप डायरी में इस तरह से अपना वर्कआउट ट्रैक कर रहे होंगे तो फिर आपको पता होगा कि आपके स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने की स्पीड कितनी है। एंड अगर वो कम होगी तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड मसल्स बहुत धीरे धीरे ही इंक्रीज़ होते हैं। बिकॉज मैंने इसके पहले के सेशन में डायरी में ट्रैक किया था कि मैंने 80 kg से 7 reps लगाए थे, इसलिए आज मैं 85 kg से वापस से एटलीस्ट 8 रिपीटेशंस लगाने की ट्राई करने वाला हूँ। अगर 8 रिपीटेशंस ना हुए तो फिर मैं गे हूँ। ओके, मैं वो सेंटेंस वापस लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, मैं सचमुच में गे हूँ अगर मैंने एटलीस्ट 8 reps नहीं लगाए तो। Four, 5, 6, 7, last rep. पहले सेट में हम लोगों ने 85 kg उठाया था एंड सेकंड सेट में हम लोग 80 kg से ही करेंगे। पहले सेट में ऑल तो 8 रिपीटेशंस हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वापस से दूसरे सेट में भी 8 रिपीटेशंस हो ही जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं सिर्फ 6 और 7 reps ही लगा पाऊँ, एंड मुझे उतने कम रैप्स नहीं लगाना क्योंकि फिर मुझे अपने कॉर्ड्स इतने ज़्यादा फील नहीं होते। इसलिए मैं मसल बिल्ड करने के लिए स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, ना कि प्योरली सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। अगर मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी होती तो फिर मैं 4 और 5 reps भी लगा सकता था। इसमें भी हम लोग एटलीस्ट 8 रिपीटेशंस लगाने की ट्राई करेंगे एंड हो ही जाएंगे। मुझे पता है कि हो ही जाएंगे। बेल्ट अच्छे से टाइट नहीं पहना है मैंने। अब अच्छा। Last 2 reps. ब्रीदिंग एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है स्क्वाट्स करते समय। अगर मैं अच्छे से ब्रीथ ना कर रहा होता तो फिर मेरे से 8 reps नहीं हो पाता। पहला सेट मैंने 85 kg से लगाया था, दूसरा सेट 80 kg से एंड तीसरा सेट 75 kg से। अब टेक्निकली 4th सेट मुझे 70 kg से लगाना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ 60 kg से ही लगाऊंगा क्योंकि
वो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। 70 kg से लगाना एक्चुअल में मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन तीनों सेट्स में मैं सिर्फ 8 रिपीटेशन से लगा पाया था। अगर मैं अब 70 kg से लगाऊंगा तो फिर वो भी 8 रैप से लगा पाऊंगा मैं। एंड 8 रैप से लगाना मेंटली ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं सिर्फ 60 kg उठा था तो फिर मैं आराम से 10 रैप से लगा पाता। लेकिन यही एक चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है अच्छी फिज़िक एंड बहुत अच्छी फिज़िक को। मुझे ऑब्वियसली अपने कॉर्ड्स को जितना हो सके उतने ज़्यादा डेवलप करना है, सो मुझे अपने इस मेंटल लिमिट को पुश करना होगा। एंड मैं इस तरह से 60 kg वेट्स नहीं उठा सकता जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उठाना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा एंड मुझे एक्चुअल में थोड़े ज़्यादा रिपीटेशंस लगाना है, क्योंकि 8 रैप्स लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड वो भी अगर आप बारबल स्क्वाट्स के 4 सेट्स लगा रहे हो तो फिर आपको पता होगा कि ये फिजिकली एंड इस सब की बॉडी बहुत फटीग अक्यूमुलेट करती है। सो हमें बस अब पुश करना होगा ताकि हम 70 kg से एटलीस्ट 8 रैप्स लगा पाए। एंड हम लोग आसान रास्ता चूज नहीं करने वाला है 60 kg वेट्स को उठाकर। कॉर्ड्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज हम लोग लेग प्रेस लगाने वाला है। जब स्टार्टिंग में मैंने ब्रो स्प्लिट करना स्टार्ट किया था तब मैंने नया बारबल स्क्वाट्स एंड लेग प्रेस साथ में करना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं स्क्वाट्स के साथ हमेशा लेग एक्सटेंशन ही करता था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ते थे, क्योंकि मैं अपने कॉर्ड्स को पूरे वीक में 2 बार ट्रेन करता था। बिकॉज मैं अपने कॉर्ड्स को सिर्फ 1 बार ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दोनों एक्सरसाइज बहुत मुश्किल रखनी पड़ रही है। सो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि जब भी मैं लेग प्रेस करना स्टार्ट करता था तो फिर हमेशा वर्किंग सेट में मेरे नीज वाइब्रेट करने लगते थे, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं बचते थे। लेकिन अब मैंने वेट्स भी इंक्रीज कर दिया है, रिपीटेशंस भी ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहा हूँ एंड मेरी टेक्निक भी अच्छी हो गई है। सो अब वाइब्रेशन भी नहीं होता पहले की तरह। 130 kg से हम लोग ये सेकेंड सेट लगाने वाला है एंड जितनी हो सके उतनी धीरे नीचे आने की ट्राई करेंगे हम, ताकि हमारा कॉर्ड्स और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रॉय हो पाए। एंड वैसे भी फास्ट करना इजी है, स्लो करना बहुत मुश्किल है। पाँच और last 2. मुझे पता है कि जो 8th रैप था वो मैंने फुल नहीं लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेट में हम लोग ट्राई करेंगे कि लास्ट के 2 रिपीटेशन भी हम लोग अच्छी टेक्निक में परफॉर्म करें। मेरा पूरा सिर फटा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग वेट डिक्रीज नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एटलीस्ट 10 तो नहीं लेकिन 8 रिपीटेशंस तो लगा ही पाऊँगा। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 10 रैप्स लगा पाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नशा कर रहा हो ऐसा लग रहा है। ग्रेट, मुझे रैप्स याद नहीं है अब। 7 8 9 कुछ भी कहो,
लेग्स ट्रेन करना मुश्किल था लेकिन मज़ा बहुत आता है। लेग्स के लिए हमारी लास्ट सेकंड एक्सरसाइज है सीटेड लेग कर्ल्स होगी, जिसके हम लोग वापस से 4 सेट्स लगाने वाला है। लेग डे जब भी होता है तब हम थोड़ा ज़्यादा पुश करते हैं, तो फिर फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों लेकिन हमारा एक कान बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि कान के अंदर पानी चला गया है। इसके पीछे की बायोलॉजी मुझे समझनी होगी, ऐसा क्यों होता है। मैं अभी भी इस एक्सरसाइज को इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मेरी मोबिलिटी भी अच्छी है, सो ज़्यादा चिक चिक मत करना। आई थिंक मुझे ज़्यादा वेट्स चूज़ करना चाहिए था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेट में हम लोग वेट्स इंक्रीज कर देंगे। 4 5 6 सुन रहे हो कितने रोमांटिक सॉन्ग्स बज रहे हैं जिम के अंदर। 7 8 9 ओके, ये परफेक्ट वेट है। लास्ट में हम लोग अपने काफ्स को ट्रेन करके वर्कआउट ख़त्म करेंगे। पहला सेट में मैंने एक्चुअल में एक मिस्टेक की थी, मैंने इसकी एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं रखी थी, जिसकी वजह से मैं नीचे की साइड ज़्यादा स्ट्रेच फील नहीं कर पा रहा था। ये वाला सेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिपीटेशंस बहुत कम था, ड्रॉप सेट लगाना होगा। जब भी आप इस तरह से अनइंटेंशनली बहुत कम रैप्स लगा पाओ तो फिर आपको डायरेक्टली ड्रॉप सेट लगा देना चाहिए, ताकि आप अपने मसल्स को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सको। मैंने कभी लेग डे के बाद अपने कॉर्ड्स का पम्प देखा नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग अपने कॉर्ड्स को पम्प करते हैं, एक्सरसाइजेस करता है कॉर्ड्स के लिए, तो फिर कॉर्ड्स की जो कट्स है वो इतनी अच्छी दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि मेरा लेग्स कैसा दिख रहा है।
जैसे हर कोई अच्छा वर्कआउट एंड डाइट प्लान फॉलो करके मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सकता, वैसे ही हर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग साथ में परफॉर्म करके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और प्रोफेशनल वेट लिफ्टर नहीं बन सकता। एट द एंड ऑफ द डे आपको चूज करना होगा कि आपको एक्चुअल में कौन सी गेम के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपको हमारे पास से पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए हो तो फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक अच्छा डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये जो भी मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट भी आपको मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल पाते। अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो फिर अगर आप हमारे पास से पर्सनल ट्रेनिंग लोगे तो फिर हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे। पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।